इस वीडियो में हम क्लास 8 का जंतुओं में जनन जो चैप्टर है उस चैप्टर को देखेंगे और उसका नोट्स देखेंगे। ठीक है, जंतुओं में जनन। तो सबसे पहले बताइए ये कि जनन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात ये होती है उत्तरजीविता, यानी कि प्रत्येक जीव क्या होगा, अपने निरंतरता बनाने के मतलब अपनी निरंतरता बनाए रखना चाहेगा। यानी कि अपने जैसा जीव उत्पन्न करते रहेगा तब ना उसकी स्पीसीज यानी कि उसका स्पीसीज जाति आगे बढ़ता रहेगा। अगर जनन करेगा ही नहीं तो क्या होगा, उसकी संख्या धीरे धीरे घटेगी और वो विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए जनन आवश्यक है। अपने जैसे जीवों को जन्म देता है कोई भी जीव, ताकि उसकी संख्या बनी रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका निरंतरता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इसीलिए ना जनन आवश्यक है। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जनन पौधे में जनन 7th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, और जंतुओं में जनन 8th क्लास में। तो 7th क्लास में आपने 2 तरह का जनन पढ़ा होगा, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, पौधे में। तो उसी सेम प्रकार से हम जंतुओं में भी पढ़ेंगे लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन का मतलब क्या होगा, जिसमें नर भाग और मादा भाग अलग अलग होगा। ठीक है, और नर भाग मादा भाग दोनों मिलेगा। देखो, लैंगिक जनन में नर भाग और मादा भाग दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो युग्मक बनाएंगे। ठीक है, और युग्मक का विकास होगा तो वो युग्मनज बनाएगा, और युग्मनज जब विकसित हो जाएगा तो जीव बनाएगा। देखो हम क्या समझाए हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा अलग अलग होता है। जब उसका संयुग्मन होता है तो युग्मक बनाता है, युग्मक विकसित होकर युग्मनज बनाएगा, और युग्मनज विकसित होकर नया जीव बना लेता है। ठीक है, और इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन समझ में आया। ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। अब इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रजनन यानी कि जनन है क्या, तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, और यह जीवों की प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। आप ही सोचिए ना, आप मनुष्य हैं, जनन होगा ही नहीं, नया मनुष्य उत्पन्न ही नहीं होगा तो क्या होगा, मनुष्य का मतलब पीढ़ी खत्म हो जाएगा। और जनन 2 प्रकार के होते हैं, हम आपको बता चुके हैं, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक में क्या होगा, नर और मादा भाग दोनों अलग अलग होगा। तो वह प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों जनन कोशिकाएं भाग लेती है लैंगिक प्रजनन कहलाती है, जिसमें नर भाग भी भाग लेगा और मादा भाग भी, और दोनों संयुग्मन होगा। तो क्या बनेगा, युग्मक विकसित होकर युग्मनज, फिर वही विकसित होकर भ्रूण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हम आपको बता दिए। अब देखिए, नर भाग और मादा भाग तो बता दिए, अब उसका डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, नर भाग में क्या होता है, ये नर भाग के जनन का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा तो देख लेते हैं। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण कहाँ है, ये है वृषण, जिसमें क्या बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्पर्म होगा, कहाँ पे बनेगा, यही वृषण में। ठीक है, 2 शुक्राणु नलिका। अब देखिए, 2 वृषण है तो 2 शुक्राणु नलिका भी होगा, एक शुक्राणु नलिका इधर और एक शुक्राणु नलिका इधर, 2 शुक्राणु नलिका होती है। ठीक है, एक सीसन यानी कि लिंग, जहाँ से ये शुक्राणु नलिका मतलब शुक्राणु होके मादा के जननांगों में जाएगा, और वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वृषण क्या उत्पन्न करेगा, नर युग्मक, जिसको कहते हैं शुक्राणु। यानी कि शुक्राणु कहाँ पे बनेगा, इसमें, इसका क्या नाम है, वृषण में। शुक्राणु कहाँ पे बनेगा, वृषण में, और वृषण से शुक्राणु नलिका से होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, मादा युग्मक में, अंडाशय में। ठीक है, और वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। ठीक है, ये शुक्राणु का फिगर है, आपको देख लीजिए, शुक्राणु का फिगर है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ये बहुत छोटा होता है, इसका एक छोटा सा सिर होता है, और ये मध्य भाग होता है, और उसके बाद ये पूँछ होता है। पूँछ किस लिए होता है, यहाँ पे देखिए, बूझो पूछ रही है, शुक्राणु में पूँछ किस काम आता है, तो पूँछ आता है जंतुओं में, मतलब ये गति प्रदान करता है, शुक्राणु को चलने के लिए गति प्रदान करता है। क्या, ये पूँछ, यहाँ इतना पार्ट गति प्रदान करता है। ठीक है, चलने में सहायता करता है।
और ये क्या है, एकल कोशिका है। देखिए क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसा प्रतीत होती है? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक शुक्राणु ऐसा ही होता है। और लगभग कितना शुक्राणु बनता है? लाखों शुक्राणु उत्पन्न होता है। लेकिन और देखिए मादा जननांग में क्या पाया जाएगा? यहाँ पे अंडाशय बनेगा, ठीक है, अंडाशय। और अंडाशय जब बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जब शुक्राणु इधर से जाएगा और यहाँ से जाके इसी जगह पे, इसको फॉलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी में किससे मिलेगा? अंडाशय से मिलेगा। क्या मिलेगा? शुक्राणु। ये जो शुक्राणु किससे मिलेगा? अंडाशय से मिलेगा और अंडाशय से मिलकर निषेचन करेगा, ठीक है। तो मादा जननांगों में हम देख लेते हैं क्या, एक जोड़ी अंडाशय, देखिए अंडाशय एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी भी दो, ठीक है, यानी कि एक जोड़ी, और एक गर्भाशय होता है जहाँ पर बच्चे का विकास होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु कहाँ पे बनेगा? ये अंडाशय में। अंडाशय में किसका विकास होगा? अंडाणु का। अंडाशय में किसका विकास होगा? अंडाणु का, ठीक। चलिए और देखिए मानव यानी कि स्त्री में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में से एक अंडाणु अथवा डिंब निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। यानी कि हर महीने मासिक स्राव जो होता है उसमें क्या होता है? अंडाणु से मतलब अंडाणु, यहाँ पे अंडाशय से अंडाणु निकल के यहाँ पे आएगा, और अगर उस समय में कोई भी शुक्राणु इसके संपर्क में आया तो ये फर्टिलाइज यानी कि निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, और निषेचित होकर वही धीरे धीरे युग्मनज यहाँ पे आके भ्रूण का विकास करने लगता है और गर्भाशय में बच्चे का विकास होने लगता है, ठीक है। और ये होती है मादा अंडाणु, ठीक है। हम शुक्राणु को देख लिए, ये होता है शुक्राणु, ये शुक्राणु है, ठीक है। और उसके बाद अंडाणु कहाँ है? तो ये है अंडाणु, ठीक है। शुक्राणु बहुत सारा उत्पन्न होता है और ये एक अंडाणु से टकरा जाता है, मतलब इस देखिए निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे समझाया गया है, पहले हम देख लेते हैं। तो निषेचन क्या है? जनन प्रक्रम का पहला चरण है निषेचन, ठीक है। निषेचन में क्या होगा? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, ठीक है। निषेचन में सीधा क्या होगा? शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा, निषेचन का प्रक्रिया खत्म, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और निषेचन के पश्चात क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये निषेचन का प्रोसेस हो रहा है, इसमें देखिए बहुत सारा शुक्राणु आ रहा है, ये भी, लेकिन एक ही शुक्राणु इस अंडाणु से निषेचन कर पाता है, और निषेचन के पश्चात संलयन हो जाता है और क्या बन जाता है? युग्मज, ठीक है। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे हुई है? मादा स्त्री के अंडाणु में, ठीक है, यह आपको याद रहेगा। और देखिए जब ये निषेचन की प्रक्रिया हुई तो क्या हुआ है? आंतरिक निषेचन हुआ है। आंतरिक निषेचन ही ना हुआ है, मादा शरीर के अंदर हुआ है, इसलिए आंतरिक निषेचन। तो हमारे अंदर कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक। मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन, ठीक है। अब एक चीज़ होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? मान लीजिए किसी कारणवश से महिला का यह जो डिंब वाहिनी है, ठीक है, ये डिंब वाहिनी में कुछ खराबी हो गया और यहाँ इसके बाद शुक्राणु इसके बाद आगे जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्या उसमें किया जाएगा? मादा के अंडाशय से अंडाणु लेंगे और शुक्राणु इसके सीसन से मतलब वृषण से शुक्राणु लेंगे और इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उनका संलयन कराएंगे, और संलयन के पश्चात क्या बन जाएगा? युग्मनज। युग्मनज जब धीरे धीरे विकसित होने लगेगा तब उसको माता के गर्भाशय में बैठा देंगे, ठीक है। और तब जब माता के गर्भाशय में बैठा देंगे तब इसका विकास फिर से होने लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, और इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट ट्यूब यह मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परक नली में नहीं हुआ है, बस उसका निषेचन करा दिया गया है। देखिए बस उसका निषेचन हम टेस्ट ट्यूब में करा के और फिर से उसको बैठा दिए हैं, कहाँ पे? माता के गर्भाशय में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी नाम तो है लेकिन इसका विकास टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, इसका विकास होता है माता के गर्भाशय में ही, ठीक है। तो ऐसा नोट्स देख लेते हैं अब। वृषण के नर जननांग में क्या क्या है? पहला वृषण जो कि शुक्राणु बनाएगा, दूसरा शुक्रवाहिनी जो कि शुक्राणु को लेके जाएगा, दूसरा लिंग जो कि शुक्राणुओं को
मादा शरीर में पहुंचाता है, ये हम आपको बता दिए। और शुक्राणु क्या है? नवजनन कोशिका है जिसमें सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है। और ये वाला चीज़ हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। और मादा जननांग में क्या क्या पाया जाता था? अंडाशय जो कि अंडाणु बनाएगा, अंडवाहिनी जो कि फॉलिपियन ट्यूब होगा, जो कि निषेचित नहीं होता है। फॉलिपियन ट्यूब में थोड़ी ना निषेचित होता है, अंडाशय अंडाणु बनाता है और ये अंडाशय ना निषेचित होता है। और जो निषेचित होकर युग्मनज बनाएगा, युग्मनज बड़ा होकर मतलब विकसित होकर भ्रूण बनेगा, और वो भ्रूण मतलब भ्रूण का विकास कहाँ पर होगा? गर्भाशय में, ठीक है। यानी कि अंडाणु क्या है? मादा जनन कोशिका, याद रहेगा। अब उसके बाद निषेचन देखते हैं। तो निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, ठीक है। निषेचन प्रक्रिया में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, बस निषेचन खत्म। और निषेचन के बाद युग्मनज क्या? युग्मनज बनता है, ठीक है। निषेचन के बाद क्या बन गया? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है युग्मनज बनता है, ठीक है। और निषेचन दो प्रकार के, आंतरिक निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है? आंतरिक निषेचन, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इस सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। अब आगे देखते हैं बाह्य निषेचन। तो देखिए बाह्य निषेचन में क्या होता है? मादा शरीर के बाहर निषेचन होगा। अब ऐसा कैसे होता है? आप देखते होइएगा मेढक, मेढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। मेढक में क्या होता है? बहुत सारा मेढक, जो मेल फीमेल मेढक होती है ना, वो अपना अंडाणु पानी में ही ऐसे छींटे मतलब गिरा देती है, पानी में पूरा उसका अंडाणु फैल गया, ठीक है। और फीमेल मेल मेढक क्या करेगा? अपना स्पर्म भी पानी में ही फैला जाएगा, ठीक है। तो वो पानी में अंडाणु शुक्राणु मिलेगा, अंडाणु शुक्राणु मिलेगा और तब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि वो बाह्य फर्टिलाइजेशन हुआ। तो बाह्य फर्टिलाइजेशन किस में होता है? अधिकतर पानी में रहने वाले जंतुओं में, यानी कि मेढक, मछली में बाह्य निषेचन होता है। इसका बुक में देख लेते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है मेढक में। मेढक में क्या होता है? मादा भी अपना अंडा फैला देती है और नर मेढक भी क्या होता है? अपना स्पर्म फैला जाता है, और वही स्पर्म और मतलब शुक्राणु अंडाणु मिलता है और उसका निषेचन हो जाता है। तो वो चीज़ क्या हुआ? बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन किस किस चीज़ में होगा? मछली, स्टारफिश और जलीय जीवों में। देखिए मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय केवल एक ही अंडा देती है, ये याद रहेगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि लाखों अंडा, मान लो मेढक लाखों अंडा निकाल दिया, लाखों शुक्राणु निकाल दिया, मेल मेढक और फीमेल मेढक, लेकिन वो लाखों नया जीव उत्पन्न करता है नहीं। कहीं कुछ जलीय जीव भी उसको खा जाते हैं, यहाँ पानी उन्हीं से कहीं प्रभावित हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? तो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे है, देखिए भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण क्या होता है? पहले देखिए यहाँ पे अंडाशय से क्या निकला? अंडाणु, ठीक। देखिए अंडाणु, अंडाशय से क्या निकला? अंडाणु। और यहाँ पे फॉलिपियन ट्यूब में आया, यहाँ पर क्या हुआ? जो शुक्राणु इससे मिलेगा और ये क्या बना दिया? युग्मनज, निषेचन हो गया। अब ये निषेचन के पश्चात क्या होगा? धीरे धीरे विकसित होते 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 ये देखिए, ये मतलब कोशिका में टूटते रहेगा, इसका विभाजन होते रहेगा, ठीक है। इसका विभाजन होते रहेगा, ठीक है। और विभाजन होते 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 देखिए यहाँ पे कोशिका में बहुत सारा टूटा, यहाँ पे बहुत सारे कोशिका में टूट के अभी ये गर्भाशय से चिपक जाएगा, ठीक है। और ये अब गर्भाशय के भित्ति से, देखिए यही चीज़ है, गर्भाशय के भित्ति से ऐसे चिपक गया और चिपक के अब धीरे धीरे विकसित होते जाएगा। अब यहाँ से हाथ, पैर, मुँह, कान, नाक अब इसके गर्भाशय में बनना चालू होगा, ठीक है। तो गर्भाशय के दीवार से जब ये चिपक जाता है तब ये क्या कहलाता है? भ्रूण। और तब यहाँ पे भ्रूण का विकास होते 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 बच्चा बन जाता है, ठीक है। यही है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तन होता है। और युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, ठीक है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा ऊतकों और अंगों में परिवर्तन हो जाती है और इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। पहले युग्मनज बनेगा, युग्मनज क्या होगा? धीरे धीरे विकसित होकर क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। और धीरे धीरे शारीरिक अंग का विकास, हाथ, पैर, ये सब इसमें बनने लगेगा। ये सारा चीज़ हम समझा दिए, ठीक।
और इस तरह से हाथ पैर बनने लगेगा तो क्या बच्चे का विकास होने लगेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए मेढक में भी मुर्गी में भी देखते होइएगा, तो मुर्गी के चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है, ये आप याद रखिएगा। यानी कि जो 3 सप्ताह होता है ना, मुर्गी का उष्मयन काल होता है, ठीक, उष्मयन काल। उस समय मुर्गी उसके ऊपर अंडा के ऊपर बैठकर उसको सेती रहती है, गर्म करते रहती है, और 3 सप्ताह बाद क्या होता है, वो कवच टूटकर बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक होती है अंडा देने वाला और एक होता है बच्चा देने वाला। तो सीधी सी बात है, जो जंतु शिशु को जन्म देगा जरायुज, यानी जरायुज जंतु, और जो जंतु अंडा देता है वो अंड प्रजक जंतु, ठीक है। बस ऐसा ही याद रखिएगा, आप जरायुज हो या अंड प्रजक, आप जरायुज हो। मुर्गी क्या है, अंड प्रजक, ठीक। और शिशु से वयस्क तक मेढक के बारे में ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। ये हम आपको बता दिए हैं, ये चीज़ हो गया। तो जरायुज और अंडक जंतु कौन, जरायुज यानी कि विविपेरस, जो सीधे बच्चे को जन्म देगा, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता। और अंडक जंतु का क्या होगा, जो अंडा देगा, जैसे मुर्गी, मेढक, मछली और तितली। और कायांतरण अब हमको पढ़ना है, मेटामॉर्फोसिस सब पढ़ना है। यानी कि कुछ जंतु में शिशु का रूप वयस्क से भिन्न होता है, यानी कि बच्चा में कुछ और रहता है, धीरे धीरे विकसित होकर कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कायांतरण, रूप ही परिवर्तन हो जाता है। कुछ जंतुओं में शिशु का रूप वयस्क रूप से भिन्न होता है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। जैसे कि मेढक पहले अंडा बनता है, अंडा से टेडपोल बनता है, और टेडपोल से तब वयस्क मेढक बनता है, ठीक है। तो इसका हम फिगर भी अच्छा से देख लेते हैं। इस तरह से देखिए, पहले ही कहाँ गए, यहाँ पे अंडा है, ठीक है। मेढक का यह क्या है, अंडा है। अंडा धीरे धीरे होकर देखिए इस टाइप का आकार है, ये मेढक जैसा है नहीं है, मेढक जैसा है नहीं है। तो आप मतलब बेंग मछली कहते हैं, पानी के में रहता है, तो वो मछली जैसा लगता है, ठीक है। इस तरफ से मछली जैसा, इस तरह से मछली जैसा लगेगा, ठीक है। टेडपोल, तो ये टेडपोल का शुरुआती अवस्था है, फिर बाद में टेडपोल ऐसा होता है और एक के बेरी कायांतरण करता है और मेढक बन जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए था प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था एक जैसा है नहीं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कायांतरण, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो हम लैंगिक प्रजनन में देखे हैं। अब हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा, एक ही जनक होगा, नर और मादा का बात ही नहीं होगा। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा, वह प्रजनन प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, जिसमें जनन कोशिकाएं संलयन नहीं होती है, ठीक है। और अलैंगिक प्रजनन में 2 होती है, एक होती है मुकुलन, ठीक है। मुकुलन जैसे कि हाइड्रा में होता है, ये हम आपको पिछले कक्षा में पढ़ाते हैं ना, वो 7th में पढ़ना है ना, हाँ। देखिए मुकुलन अब पढ़ना है हाइड्रा में, यानी कि शरीर पर, जैसे कि हाइड्रा है ना, शरीर पर ऐसे होगा, उभार बनेगा और ये धीरे धीरे टूट जाएगा, और टूट के फिर नया ऐसे हाइड्रा बनने लगेगा। शरीर पर उभार यानी कि मुकुल बनता है, जो विकसित होकर नया जीव बन जाता है। इसका हम फोटो दिखाते हैं, रुकिए। देखिए शिशु से वयस्क ये हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मुकुलन हाइड्रा में होता है, देखिए ये है हाइड्रा, ठीक है। शरीर पर एक छोटा सा निकला, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये और बड़ा हुआ, और ये टूटकर फिर नया जीव बनने लगेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मुकुलन। एक ऐसा प्रजनन है अलैंगिक प्रजनन, इसमें हम नर और मादा का बात किए हैं नहीं, बात किए हैं। तो ये अलैंगिक प्रजनन है। एक चीज़ होता है द्विखंडन। द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में। देखिए द्वि मतलब क्या होता है, 2, ये पूरा शरीर है अमीबा का। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, आपको पता है। तो एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन या बहुखंडन होता है। तो द्विखंडन में क्या होता है, ये अमीबा है, ठीक है। ये थोड़ा सा विकास होगा और 2 पार्ट में टूटेगा, फिर थोड़ा सा विकास होगा, फिर 2 पार्ट में टूटेगा, और ये देखिए धीरे धीरे पूरा पार्ट में टूट गया, ये अलग और ये अलग, ठीक है। तो ये 2 पार्ट बन गया कि ना, तो ये क्या हुआ, द्विखंडन हुआ, ठीक है। और एक चीज़ होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है, 2 जंतुओं का जीन मतलब किसी जंतु का जीन लिए और दूसरे जंतु में डाल दिए, और वो धीरे धीरे विकसित होकर नया जीन बना लिया, ठीक है। इस क्लोनिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, गाय, नया गाय, मान लीजिए हम कोई अच्छा दूध देने वाला गाय का नस्ल लिए और किसी दूसरे नस्ल से हम ब्रीडिंग मतलब इंडिया के नस्ल से ब्रीडिंग करा दिए,
तो वो दूध देने वाला हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि दूध देने वाला काम ब्रीडिंग क्यों करा रहे हैं, डायरेक्ट दूध देने वाला गाय को ही इंडिया में ले आएंगे। तो देखिए, दूध देने वाला गाय सब जो होता है ना, अधिकतर कहाँ पर पाया जाता है, ठंडे इलाकों में, और भारत ठंडा इलाका है नहीं, तो इसलिए वहाँ के जर्सी गायों से भारत के गाय का क्या होता है, ब्रीडिंग कराया जाता है, ठीक है, या फिर क्लोन बनाया जाता है, ठीक है, और उसके मदद से उसका क्लोन भारत के गायों में डाला जाता है, जिससे भारत में भी दूध देने वाले गाय बन जाते हैं। तो ये आपके इसमें बताया गया है। सबसे पहला क्लोन किसका किया गया था, एक डॉली का किया गया था, डॉली भेड़ का, ठीक है। कब किया गया था, 5 जुलाई 1996 को, और ये क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था, ठीक है, यही है डॉली भेड़। ये क्या किया गया था, देखिए, एक फिन डॉर्सेट भेड़ था और एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव था, ठीक है। तो इसका कुछ मतलब लक्षण जीन लेके और इसके गर्भाशय में डाल दिया गया, ठीक है, इसके गर्भाशय में डाल दिया गया, और धीरे धीरे यही विकसित होकर देखिए ऐसा बना लिया, ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ गया, डॉली भेड़। और ये मरा कब, तो लास्ट में दिया गया है, डॉली क्लोन बनाने का प्रयास परंतु मर गया, कुछ जानू की मृत्यु हो गई। डॉली का यहाँ पे, हाँ, यहाँ दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 जनवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई, ठीक है। जन्म कब हुआ, 1996 को, और मर कब गया, 2003 को, ठीक है। यही चीज़ है। तो ये चैप्टर इतना तक ही ख़त्म हो गया। इसमें प्रमुख शब्दावली, ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ा ही दिए हैं। ये चीज़ आपने क्या क्या सीखा है, और अगले चैप्टर में इसका हम क्वेश्चन आंसर ये करा देंगे। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाना है, सर्वोचित उत्तर देना है। तो ये सारा चीज़ अगला वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। पहले नोट्स देख लेते हैं, ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुकुलन हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, दिखा भी दिए। और फिर उसका द्विखंडन जो किसमें होता है, अमीबा, एक कोशिका दो समान कोशिका में विभाजित होता है और ये ऐसे बट जाता है, ठीक है। और क्लोनिंग भी हम आपको बता दिए, किसी जीव की समान प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। जैसे डॉली भेड़ पहला स्तनधारी क्लोन था, और क्लोन अपने जनक के समान होता है। महत्वपूर्ण शब्दावली ज़रूरत नहीं है, सारांश भी आपको उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ से कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो में, और आगे वाला वीडियो में क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए।